नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और लूसेंट का आज है 13वां दिन। 12 दिन के पूरे 12 क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। और स्पेक्ट्रम का भी सीरीज चल रहा है धीरे धीरे, उसके भी 27 चैप्टर हो चुके हैं, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए अभी हम लूसेंट की बात करते हैं। लूसेंट में डेली हम लोग 10 पेज पढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने 105 पेज 115 पेज तक पढ़ा था। आज हम लोग 115 से 124 पेज तक पढ़ेंगे और 124 पेज के साथ हमारा भूगोल जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो लूसेंट में कितना 115 से 124 पेज, देखिए 124 नंबर में ये यहाँ भूगोल समाप्त हो रहा है। इसको ख़त्म करके हम फिर कल अगले क्लास में अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को, तो उसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए लेके चलता हूँ मैं अपनी नोटबुक पे और देखता हूँ कि नोटबुक में कहाँ दिया है मैंने इसको स्थान। तो नोटबुक में देखिए ये विषय सूची है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं शुरू से मैंने पूरा विषय सूची बनाया है। डे 1 2 3 4 सबका विषय सूची है। और विषय सूची करते करते हम लोग जो है कहाँ तक आ गए हैं। हम लोग देखिए ये डे 13 यहाँ लिखा हुआ है। मैं इसको मोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। डे 13 लिखा हुआ है लूसेंट का 115 से 124, और नोट्स में हमारा पेज है 104 से 110। इसमें हम लोग कौन कौन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन, जल परिवहन, ये दोनों परिवहन के ही भाग थे। उसके बाद भारत की जनगणना 2021। अब देखिए भारत की जनगणना 2011 दिया हुआ है लूसेंट में, लेकिन मैंने 21 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि 21 के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे, और फिर जनगणना 2011 के बारे में भी। उसके बाद भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये हम लोग देखेंगे। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, भारत के बाघ अभयारण्य, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, राज्य तथा केंद्र शासित राज्य तथा उनकी राजधानी, और भारतीय जनजातियाँ। इसमें मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए अभी धारा 370 जब हटी थी तो जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको अलग अलग कर दिया गया। एक बना जम्मू कश्मीर, एक बना लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि राजधानी में बस ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। और डे 14 फिर हम लोग अगले क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं। लेके चलता हूँ पेज नंबर 104, जो कि मेरे नोटबुक का पेज नंबर है। तो देखिए मैं सीधे यहाँ पे आ गया। अब देखिए डे 13, ऊपर मैंने हेडिंग दी है डे 13, 13वां दिन, वायु परिवहन। हवाई जहाज़ का फ़ोटो उतना अच्छा मेरा है नहीं ड्राइंग, बस मैंने ऐसे ही बना दिया। तो देखिए शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले वायु सेवा जो सी थी, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हमारे भारत में हुई थी, अंग्रेज़ों के काल में। कब हुई थी? 1911 में। कैसे हुई थी? इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी प्रथम विमान डाक सेवा। ये पैसेंजर सेवा नहीं थी, ये डाक लेके गई थी। भाई पहली बार उड़ा रहे हैं तो पैसेंजर कैसे भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की शुरुआत हुई। 1953 में यह जो है 2 भागों में ये हो गया, 2 भाग इसमें समा गए, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। एयर इंडिया अभी भी चलती है। एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और निगमित कार्यालय मुंबई है। देखिए मेन मुख्यालय नई दिल्ली है और काम करने के लिए निगमित यानी कॉर्पोरेटिव जो ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में है। इसका शुभंकर क्या है? महाराजा मतलब क्या? आप लोग देखते होंगे एक बड़ी सी मूंछ वाला व्यक्ति ऐसे झुक के खड़ा रहता होगा आपके स्वागत के लिए, इस तरह का फोटो बनाया हुआ रहता है, वही महाराजा है। इसका शुभंकर है, हर जगह यही चिन्ह पाया जाता है। प्रतीक चिन्ह अगर आपको देखना हो तो कोई भी एयर इंडिया की फ्लाइट पर पीछे देखिएगा, उसके फिन्स पे, उसके पंखों पे या फिर बीच में बना हुआ रहता है, या कहीं भी टिकट वगैरह पे कहीं भी वो छाप बना। क्या छाप रहता है? उड़ते हुए हंस में क्या रहता है? नारंगी रंग का कोणार्क चक्र रहता है। तो ये एयर इंडिया के बारे में। अच्छा, पवन हंस क्या है? पवन हंस का ऑफिस मैंने नोएडा में देखा था, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली में इसका कार्यालय है, पंजीकृत रजिस्टर्ड कार्यालय। स्थापना हुई थी इसकी अक्टूबर 1985 में। क्यों हम लोग पवन हंस लिमिटेड की
बात कर रहे हैं, ये तो प्राइवेट है। तो इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्थापना जो थी ये किस लिए हुई थी, तो तेल क्षेत्र की जब खोज हो रही थी कि भारत में आखिर में तेल कहाँ तेल क्षेत्र है, तो उस खोज में जो है इसकी सेवा ली गई थी। बहुत अच्छा योगदान दिया था इसने। इसकी पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है इस वक्त 2020 तक। उसके बाद 43 हेलीकॉप्टर्स हैं। कितने हेलीकॉप्टर्स हैं? 43 हेलीकॉप्टर्स। वहीं अगर ऊपर देखें तो देखिए आप, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में। पायलटों तथा ग्राउंड स्टाफ के कार्य स्तर को उत्तम बनाने के लिए ये अकेडमी यहाँ पे खोली गई है। उसके बाद भारतीय विमानन प्राधिकरण, कहते हैं ना कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, विमानपत्तनम जहाँ पे विमान रुकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पूरी अथॉरिटी जो है संभालने के लिए 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख एयरपोर्ट। देखिए सारे एयरपोर्ट अभी का अभी मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ, सारे एयरपोर्ट आपको याद हो जाएंगे। देखिए ये जो एयरपोर्ट है ये कुछ प्रमुख एयरपोर्ट है जिनका नाम कुछ और है, जगह का नाम कुछ और है, तो इनको मैंने यहाँ लिखा है। ये जो यहाँ बॉक्स में जितने नाम है ये उनके जगह के नाम से, जैसे त्रिवेंद्रम तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दाबोलिम दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मंगलुरु मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब उनकी जगहों के नाम से है। और कुछ अन्य हैं। चलिए अब देखते हैं शुरू में। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म भी कहीं कहीं यूज़ किया है, जैसे देखिए IGI का मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा छत्रपति शिवाजी। अब शिवाजी कहाँ से संबंधित हैं? तो छत्रपति शिवाजी जो हैं वह मुंबई से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए तो ये मुंबई। अच्छा, NSCBI कोलकाता बंगाली जो महत्वपूर्ण, जो सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे बंगाली थे, बंगाल से संबंध रखते थे और बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, इसलिए इसका जो है नाम रखा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NSCBI कोलकाता। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ नामों से भी पता चलता है कोलकाता कहाँ पे होने चाहिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठती थी, उनके नाम से। अच्छा, अन्ना मतलब होता है बड़ा भाई, जो तमिलनाडु में बोला जाता है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, तो अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। अच्छा, ये क्या है? SBBPI सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? अहमदाबाद से थे, गुजरात से थे, तो अहमदाबाद। अच्छा, SGRI क्या है? SGRI तो ये है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल। रामदास कौन थे? ये गुरु थे, सिखों के एक गुरु थे। तो श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अमृतसर में। देखिए नाम से है ना, नाम से सारे स्थान हैं। अच्छा, शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये शेख आलम मुस्लिम नेम है, श्रीनगर। RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही फेमस है, हैदराबाद। अच्छा, दही, अब ये दही क्या है भाई? ये दही का मतलब क्या है? दही मतलब है देवी अहिल्याबाई होलकर। कहता है ना कि इंदौर का होलकर खानदान, होलकर कहाँ से थे? इंदौर से थे, तो यहीं से याद रखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। तो देखिए ये तो हो गया नाम से, इनके नाम से पता चलता है कि कहाँ पे होने चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया ये जगह के नाम से ही एयरपोर्ट है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें अलग है, जैसे देखिए बारडोली आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, लेकिन ये गुवाहाटी है, तो ये थोड़ा अलग है। तो गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ सांसद थे, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। बेंगलोर बड़ी भाई सिलिकॉन सिटी कही जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के से, तो टेक्निकल नाम भी है केम्पेगौड़ा। और JPNI जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगभग जो है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये हो गया। अच्छा, जल परिवहन अब आते हैं, ये वायु परिवहन समाप्त हो। देखिए जल परिवहन, मैंने यहाँ एक नाव बनाया है, झंडा
नाव इस तरफ जा रही है, छोड़िए इसको फोटो को। देखिए केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, इंटर कंट्री। तो इंटरनेशनल जो जलमार्ग प्राधिकरण वाटरवेज अथॉरिटी जो है बनाया गया था 1987 में, इसका मुख्यालय कोलकाता रखा गया था। अब जल मार्ग को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है आंतरिक, एक है सामुद्रिक। आप लोग जानते होंगे आंतरिक का मतलब, सामुद्रिक का मतलब, मेरा बुक गिर गया, एक सेकेंड। तो आंतरिक और सामुद्रिक का मतलब क्या होता है? आंतरिक और सामुद्रिक का मतलब होता है आंतरिक जो अंदर देश के अंदर हो रहा हो, जैसे नदी नहर वगैरह झील वगैरह में चलता हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता हो। समुद्रिक मतलब दूर दूर तक जाता हो। तो 5600 जो समुद्र से संबंधित हो, दूर दूर तक जाता हो चाहे नहीं जाता हो, लेकिन समुद्री जो जलमार्ग रहता है उसको समुद्री बोलते हैं। ये 5600 किलोमीटर में विस्तृत है। देखिए हमारा तटीय जो लंबाई है वो 5600 किलोमीटर है, इसलिए इसको इतना कह सकते हैं। और यहाँ पे जलमार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट एक जलमार्ग है, हल्दिया से इलाहाबाद को जाता है, अभी चालू है। ये 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर। अक्टूबर 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में कुल कितने जलमार्ग है? 111 जलमार्ग हैं। यहाँ पे देखिए समुद्रिक में 13 बड़े जलमार्ग है, 185 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो माफ़ कीजिए 185 छोटे जलमार्ग हैं, समुद्रिक जलमार्ग। ये सब जो हैं, माफ़ कीजिएगा, 13 बड़े और 185 छोटे, ये टोटल बंदरगाह हैं, ये जलमार्ग नहीं है। समुद्रिक जलमार्ग जो है समुद्र में ही होता है, समुद्र में ही कहा जाता है। ये 13 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह है जहाँ से व्यापार होता है, समुद्री बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, और जो बंदरगाह होता है पूरे देश का उसे केंद्र संभालती है। उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? केंद्र के हाथ में रहता है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह प्रकृति द्वारा निर्मित, तो विशाखापट्टनम है। ये सबसे गहरा भी है और सबसे ज़्यादा मेंटेन और सुरक्षित भी है। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है ये। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पे मुक्त व्यापार किया जाता है। मुक्त व्यापार मतलब कोई भी जो है, प्राइवेट है, ये कोई भी व्यापार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का एकाधिकार है, जैसे कि विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है। भारत के प्रमुख बंदरगाह देखिए अरब सागर। अब देखिए अरब सागर, और अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी की बात करें तो एक मैप लेता हूँ मैं, ये मैप जो मैंने उस दिन आपको समझाया था। देखिए तटीय क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से है, यहाँ से म्यांमार से ऐसे जो है इस तरीके से ये तटीय क्षेत्र है। ये तटीय, इस साइड है अरब सागर, इस साइड है अरब सागर, और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, है ना, बे ऑफ बंगाल। देखिए तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो है, यहाँ पे हिंद महासागर है, इसको छोड़ दीजिए। एक तरफ बंगाल, एक तरफ अरब। अब इधर का जितना जगह होगा वो सब अरब सागर के, जितना बंदरगाह होगा यहाँ तक, गुजरात का हो, कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, केरला हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इस सब में जितना बंदरगाह होगा किनारे किनारे, सब अरब सागर के किनारे होगा। और यहाँ पे बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से चलेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब में जो भी बंदरगाह होगा बे ऑफ बंगाल में होगा। अब देखते जाइए कैसे कैसे होता है। देखिए अरब सागर में मुंबई, देखिए मुंबई पश्चिम में है ना, मुंबई तो महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? मुंबई इधर है महाराष्ट्र में, तो अरब सागर। अच्छा, मार्मा गोवा हो गया, कांडला गुजरात हो गया, मंगलूर कर्नाटक हो गया, नावा सेवा महाराष्ट्र हो गया, कोच्चि केरल हो गया। ये सब जो है कहाँ है? अरब सागर किनारे है। तो बस याद रखिए कि इस अरब सागर जो है इस साइड है, और इस साइड के सारे क्षेत्र गुजरात का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, केरला का, ये सब जो है, ये सब अरब सागर के किनारे हैं। अच्छा, कांडला का नया नाम जो है दीनदयाल, मैंने ये जो बॉक्स बना के लिखा है, कांडला जो गुजरात में है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल है। तो प्रश्न आएंगे तो आप इसे जो है आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं? तो देखिए चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, एन्नोर आंध्र प्रदेश में है, और
पॉट ब्लेयर। अब इसमें भी नाम चेंज हुआ है, तूतीकोरिन का नाम हो गया है वी ओचिंद बर्नार, ये तूतीकोरिन का नाम, और एनोर का नाम भी चेंज हो गया है, वो हो गया है कामराज। तो ये सब याद रखिएगा। कोलकाता होली नदी के किनारे है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ये सब है, सब जो है किधर है, इधर है, पूरब साइड में है। अच्छा, कुछ बंदरगाह के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे चेन्नई क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे प्राचीन भी है। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट, ये चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच में 434 नॉटिकल मील जो कि समुद्री मील हो जाता है, वो कम हो जाएगी इस कनाल से। जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है, कोची में है। दहेज जो कि गुजरात में है, ये एक रसायन बंदरगाह है, क्योंकि रसायनों का यहाँ बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, केमिकल्स का। ये केमिकल जो है क्या है, बंदरगाह है। तो बंदरगाहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा का पार्ट हमेशा बनते हैं। आगे जानते हैं भारत की जनगणना 2021। आपको पता है 2021 खत्म होने वाला है। जनगणना हो रही है, नहीं हो रही है, जनगणना हो रही है, कुछ राज्यों में शुरू भी हो गई है। जनगणना में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में प्रश्न का पार्ट बन सकती है। तो इससे आप जो है रूबरू हो जाइए, नहीं तो आपके प्रश्न जो है वह छूट जाएंगे। तो आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले संविधान की धारा 246 में आता है, और ये संघ सरकार, केंद्र सरकार का दायित्व है जनगणना करवाना। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। जनगणना संगठन का कौन देखता है, गृह मंत्रालय देखता है, ये भी केंद्र सरकार के अधीन होती है। सबसे उच्चतम अधिकारी कौन होता है, भारत का महापंजीयक होता है या जनगणना आयुक्त होता है। अब देखिए ये लूसेंट में ये नहीं दिया हुआ है, ये मैंने इंटरनेट से देखा है। तो लूसेंट में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं सीधे कॉपी पेस्ट जो मैन है वही लूसेंट से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ लूसेंट में छपती है और 10 दिन के बाद चेंज हो गई है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए करंट अफेयर से आपसे जुड़े रहना होगा। 2021 में जो है वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी है। 2021 तक जो है कौन है, विवेक जोशी है। यानी अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज तक जो है भारत के जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। 2021 की जनगणना जो होने वाली है वो कौन सी जनगणना है, वो 16वीं जनगणना है। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अब ये जनगणना जो है 16वीं जनगणना होने वाली है 2021 में, और स्वतंत्र भारत यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। विषय क्या है, थीम क्या है इसका 2021 का, तो जन भागीदारी से कल्याण, जन भागीदारी से कल्याण इसका विषय है। याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होने वाला है, देखिए एनपीआर है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये उसी समय 2011 में ही अप्लाई हुआ था, लेकिन इस पर ज़्यादा गौर किया नहीं गया था, इसको ठीक से अपडेट हुआ नहीं। अब की बार क्या होगा, केवल असम को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में एनपीआर अपडेट होगा। जनगणना में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 31। कौन कौन से प्रश्न हैं, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, बच्चे कितने हैं, सबकी उम्र कितनी है, ऐसे करते करते टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 31 है। पूरी तरह से कागज रहित होगी, मोबाइल ऐप के जरिए ये जनगणना पूरी तरीके से क्या होगी। कभी कभी प्रश्न आ जाएंगे आपको कि इनमें से भारत की जनगणना 2021 के विशेषताओं में इनमें से कौन कौन सी विशेषता हैं, तो कुछ विशेषताएं दे दी जाएंगी, आपको उसमें से छांटना होगा, 1 या 2 है, दूसरा है, चौथा है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो ये सब जानना ज़रूरी है। पूरी तरह से कागज रहित होगा, मोबाइल ऐप के जरिए होगा, और कुल कितने भाषा में होगा, 16। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे तमिलनाडु में होगा तो वहाँ तमिल लैंग्वेज चाहिए, केरला में होगा वहाँ मलयालम लैंग्वेज चाहिए, बंगाल में कहीं कहीं बंगाली लोग खोजते हैं, तो 16 भाषा में उपलब्ध रहेगा वो ऐप में। जनगणना निगरानी एवं प्रबंधक पोर्टल भी रहेगा कुछ हेल्प के लिए। एक और सुविधा रहेगी कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जो है ऑनलाइन जनता के द्वारा उपलब्ध आंकड़े जो है उपलब्ध कराने की सुविधा रहेगी। जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 तक, यानी 2045 तक ये लक्ष्य है कि जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ रही है इसको स्थिर कर दिया जाए। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो हमेशा आता है 1921 है। 1911-21 में क्या हुआ था, तो 10कीय वृद्धि दर आती है 10 साल में एक बार, ये माइनस में गया था।
उस समय प्लेग एक बीमारी चली थी, करोड़ों लोग मर गए थे, तो उस समय जनसंख्या माइनस में हुआ था, घटा था जनसंख्या। तो 1921 एक ऐसा साल था जो कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि हुई थी 11-21 के बीच में, 75 लाख की कमी आई थी जनसंख्या में। आगे देखते हैं, जनगणना का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं हम लोग। शुरुआत में देखिए जो जी बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को शामिल किया है, बिना मतलब का कचरा मैंने इस नोटबुक में नहीं भरा है। जनगणना का इतिहास देखिए अभी 2021 का जनगणना रिपोर्ट आएगा अगले साल, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अभी तक आया नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल से हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में 1749 में, लेकिन जो दशकीय जनगणना होती है 10 साल पे एक बार, वो अमेरिका ने करवाया था 1790 में। तो ये थोड़ा सा इतिहास था। अब थोड़ा सा परिभाषा जानते हैं। मुझे पक्का याद है कि एक बार आया था एसएससी के एग्ज़ाम में और मैंने गलत मारा था। क्या आया था? मुझे अपनी गलतियां हमेशा याद रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ। शिशु मृत्यु दर की सही परिभाषा क्या है, ऐसे आया था। तो यह किससे सूचित करते हैं? तो मुझे पता नहीं था, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है? कुल जनसंख्या बल्टे कुल क्षेत्रफल, मतलब एक इकाई क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या है वही उसका घनत्व है। लिंगानुपात में 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है? जैसे 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 945 है, तो उस राज्य का लिंगानुपात 945 हो जाएगा। यानी जो भी संख्या दर्शाई जाती है वो स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों में कितनी है वही लिंगानुपात होता है। शिशु लिंगानुपात, अब शिशु में थोड़ा सा चेंज आता है। अब शिशु हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि शिशु कितना एज के शिशु को जो है लिंग का जो है अनुपात निकाला जाए, कितने शिशु पुरुष में कितने स्त्री पुरुष को देखा जाए। तो देखिए 1000 पुरुष बच्चों में 1000 स्त्री बच्चों की संख्या कितने? 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, यानी 0 से 6 वर्ष में 1000 टोटल जो है पुरुष, उसमें कितने स्त्री हैं, ये जो है यही उनके लिंगानुपात होती है। साक्षरता दर क्या है? देखिए साक्षर का मतलब क्या होता है? जिनको कुछ ना कुछ पढ़ना और लिखना आता है। निरक्षर मतलब जिनको कुछ नहीं आता है, सीधा अंगूठा छाप। तो साक्षरता दर कैसे मापते हैं? तो 7 वर्ष से ऊपर, क्योंकि 7 वर्ष जनरली हम लोग 4 वर्ष में 3 वर्ष में बच्चों को पढ़ने लिखने सिखा देते हैं, पेन पकड़ना 4 वर्ष में लिखने लगता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम रखा गया है 7 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले साक्षर लोगों की संख्या, यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे लोग जिनकी क्या है, जो कि साक्षर हैं, उन्हीं का प्रतिशत। जैसे कि 100 लोगों में 7 की उम्र से ज़्यादा वाले 40 लोग या फिर मान लो कि 80 लोग लिख और पढ़ सकते हैं, तो उसकी साक्षरता दर 80% हो जाएगी। यही हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक 100 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 7 से अधिक है और वो साक्षर हैं, वही उसकी परसेंटेज हो जाती है। अच्छा, दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितनी प्रतिशत की जनसंख्या बढ़ गई। मान लीजिए कि 2011 में अभी हुआ था, 2011 में क्या हुआ था? जनगणना हुई थी। जनगणना में मान लीजिए कि कहीं किसी जगह का 1 लाख जनसंख्या था। अब 10 साल के बाद वो 1,10,000 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया, तो उसकी दशकीय वृद्धि दर 10% हो गई। तो ऐसे ही ये दशकीय वृद्धि दर हम लोग निकालते हैं। शिशु मृत्यु दर, ये देखिए यही क्वेश्चन आया था। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 में, अब प्रति 1000 बच्चे हैं, अब बच्चों की उम्र 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। 1 वर्ष से ज़्यादा जी गया तो शिशु वो नहीं रह गया, शिशु मृत्यु दर में उसका नाम नहीं आएगा। प्रति 1000 में 1000 बच्चे में जितने बच्चे जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम है, अगर उनकी मृत्यु होती है, वही संख्या हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ऐसे 1000 में 5 गो बच्चा मर रहा है, तो सोचिए 0.5% हो गया, अगर वो 1 साल से कम है तो ये कुछ चीज़ें हो गई जनसंख्या के बारे में जिससे प्रश्न आते हैं। क्यों प्रश्न 2011 की जनसंख्या से कम आने की संभावना है या नहीं आने की संभावना है? क्योंकि सारे के सारे आंकड़े पुराने हो गए हैं।
सारे के सारे आंकड़े बिल्कुल पुराने हो गए हैं, इनका कोई वास्तविक आंकड़ों से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और बहुत कुछ बदल गया होगा। फिर भी थोड़ा सा जनगणना 2000, ये सब तो चीज़ें थी, जनरल चीज़ें जो हमेशा चलेंगी, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। जनगणना 2011 के कुछ तथ्यों पे ध्यान देते हैं। जैसे टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 48.53। तो आप कहेंगे सर आपने पुरुषों का क्यों नहीं लिखा? तो 100 में से घटा दीजिए, वही पुरुष का हो जाएगा, है ना। पुरुष का हो जाएगा 51.47। तो ये महिलाओं का परसेंटेज है 48.53। अच्छा, विश्व का जो है कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या है? तो 17.5%। पूरे विश्व है, पूरे विश्व का 17.5% केवल भारत में रहते हैं। नागालैंड की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी। एक ऐसा स्टेट जिसका दशकीय वृद्धि माइनस में था, यानी घटा है जनसंख्या, बाकी सब का बढ़ा है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? यूपी में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? वो है सिक्किम में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ रिकॉर्ड की गई है? मेघालय में। सबसे कम वृद्धि दर तो यहाँ तो माइनस में, नागालैंड में। सबसे ज़्यादा घनत्व तो कहाँ है? मतलब घना, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व तो मतलब घना समझ जाइए। तो सबसे ज़्यादा घना बिहार में है। न्यूनतम घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में है। यानी सर्वाधिक घनत्व का मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग, और न्यूनतम मतलब ज़्यादा जगह में कम लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, यानी केरल में 1084, मतलब केरल में 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं। सोचिए। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, केवल 879। 1000 लड़कों पर केवल 879 लड़कियां हैं, इसलिए लड़कों की शादी हरियाणा में लेट से होती है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है। तो देखिए यही होता है, हरियाणा में बच्चे मरते हैं ज़्यादा। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में। अब देखिए केरल बिहार, केरल बिहार, केरल बिहार, लड़ाई हो रहा है भाई। सबसे ऊपर केरल और सबसे नीचे बिहार, चाहे वह साक्षरता में हो, चाहे वह पुरुष स्त्री साक्षरता में हो, चाहे वह कम से कम में हो, सब में जो है केरल कहाँ है? आगे है। सब में केरल जो है आगे है। सर्वाधिक, अब देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता बिहार में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता ये जो है केरल में है, और न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो भी चीज़ें सर्वाधिक हो रही, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक मेरे ख्याल से मैंने किया है। देखिए मैंने मिस्टेक कैसे पकड़ा। जब मैं कह रहा हूँ कि सर्वाधिक, तो न्यूनतम केरल कैसे हो गया? ये हमेशा बिहार रहेगा, और ये दोनों हमेशा केरल रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने अपनी गलती पकड़ ली। कैसे? मैंने जब बोल दिया, मैंने डेटा में मैंने क्या देखा? मैंने ये सब रटा नहीं, मैंने सिर्फ ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा केरल, सबसे कम बिहार। तो सर्वाधिक जहाँ आ रहा है वह केरल होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और न्यूनतम तो वहाँ बिहार। ठीक है, तो मैंने क्या किया था? सोल्यूशन से इधर का अलग लिखा था, इधर का अलग लिखा था, इधर में चेंज किया था, इधर चेंज नहीं किया, तो ऐसा हो गया था। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, चाहे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पुरुष, चाहे सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला, तो वो केरल होगा। और सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार, सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष बिहार, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिला बिहार में। ठीक है, सबसे कम में बिहार है। अब देखिए सर्वाधिक एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। तो सर्वाधिक एससी का परसेंटेज पंजाब में अधिक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है? पंजाब में अधिक है, लेकिन पंजाब में एसटी नहीं है, एसटी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे सर्वाधिक एससी यूपी में है, यानी संख्या में यूपी में है, लेकिन परसेंटेज कहाँ है? पंजाब में ज़्यादा है ना। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यूपी में, जनसंख्या भी तो ज़्यादा है, तो इसलिए एससी ज़्यादा है। यहाँ जनसंख्या कम है, फिर भी एससी ज़्यादा है, तो परसेंटेज में पंजाब ज़्यादा है, लेकिन संख्या में यूपी ज़्यादा है, एसटी नहीं है। नागालैंड में और अरुणाचल में कोई एससी नहीं है। एससी के मामले में नागालैंड और अरुणाचल ऐसे दो क्षेत्र हैं जो कि 0 हैं। अच्छा, अब एसटी की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति, है ना। तो सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत जो है मिजोरम में है, और सबसे ज़्यादा एसटी संख्या में एमपी में है। हरियाणा पंजाब में कोई एसटी नहीं है, कोई जो है एसटी नहीं है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो समझ गए, ये कुछ मुख्य तथ्य थे जनगणना संबंधी, 2011 संबंधी, जिनको मैंने सम्मिलित किया है।
अब थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है, सबसे कम लक्षद्वीप में है। अंडमान निकोबार में कोई एसटी नहीं है और दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई एसटी नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जनरल चीज़ें हैं। अच्छा, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखिए नदी घाटी भैया कैसे याद करें, नदी घाटी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सतलज नदी पे जितनी नदी घाटी परियोजना थी सबका मैंने नाम लिख दिया है। भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, कोल डैम, सरहिंद, ये सब क्या है, सतलज नदी पर है। ये सब कहाँ है, सतलज नदी पर। और आगे हम बात करें तो ये सब सतलज नदी पर हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हीराकुंड महानदी पर है। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पर है। सतलज परियोजना जो है, देखिए अब देखिए सतलज नदी पर तो है, एक परियोजना का नाम है सतलज परियोजना। तो ये मैंने गोल क्यों घेरा है, क्योंकि ये चिनाब नदी पे है, इसे सतलज नदी आप मत समझिएगा। काकड़ापाड़ा ताप्ती पर है। नागपुर शक्तिगिरी कोराडी में है, कोराडी नदी है। अच्छा, उकाई परियोजना, उकाई ताप्ती नदी पे। पोचमपाद जो है गोदावरी पे एक और परियोजना है जिसका नाम है जायकावाड़ी परियोजना। मैंने क्या किया, परियोजनाओं को इकट्ठा कर लिया है। दुर्गा बैराज दामोदर नदी, ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, लोग ट्रिक वगैरह बताते हैं, हमें बस एक बार बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। पोचमपाद गोदावरी, पोचमपाद गोदावरी, पोचमपाद गोदावरी, ऐसे याद रखिएगा। जायकावाड़ी गोदावरी। दुर्गा बैराज ये दामोदर नदी पे है। पंचेत बांध भी दामोदर नदी पे है। इडुक्की पेरियार में है, इडुक्की केरल में है। टिहरी बांध भागीरथी। माता टीला बेटवा, देखिए याद हो जाता है ये। भीमा परियोजना पौना नदी, भीमा पौना दिमाग में बस जाएगा। हिडकल घाट प्रभा। गंगा सागर चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे एक और है जवाहर सागर राणा प्रताप, ये 2 गो हैं। बाण सागर सोन नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम, तिलैया बराकर, ऐसे दिमाग में रखिएगा तो याद आ जाएगा आपको। चिनाब नदी पे एक और परियोजना है दुलहस्ती परियोजना, मैंने इसलिए डैश दे के लिखा है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, ये परियोजना जो है कहाँ पे है, नर्मदा पे है। तो इतने सारे चीज़ें होने की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने भारत को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर। जितने भी परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किन्होंने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, बाकी सभी परियोजना उनके नाम की नदी पर ही हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं उनके नाम के नदी पे कुछ नहीं है, परियोजना का नाम कुछ और है, नदी कुछ और है। लूसेंट में तो बहुत सारी दी हुई है, लेकिन उसके बाद जितनी भी हैं आप सब में देखिए उनके नाम, जैसे रिहंद नदी पर रिहंद नदी घाटी परियोजना, रिहंद नदी है ना। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी। नर्मदा नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी, यानी उनके नाम से ही है। गंगा नदी घाटी परियोजना गंगा नदी, उनके नाम से ही है, तो उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यही कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में दिमाग में इनको बैठा लेना है, बाकी तो उनके नाम से है, ये है, हो गया सारा याद। अच्छा, गंगा किनारे माफ़ कीजिएगा, नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। कुछ शहर हैं, आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नदी जैसे मैप में देखते हैं ना, तो मैप में देख के इसको पढ़िएगा, आपको मोस्टली याद हो जाएगा। मैप में देख के पढ़िएगा। खैर, आप चाहें तो ध्यान से एक बार देख भी लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कौन कहाँ है, आपको याद हो जाए। जैसे बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर है। कुरनूल तुंगभद्रा। कन्नौज गंगा नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी पर, श्रीनगर तो जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, वहाँ झेलम ही बहती है। सूरत ताप्ती नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती। बरेली रामगंगा नदी। गोरखपुर राप्ती, एक राप्ती सागर एक्सप्रेस भी चलती है गोरखपुर जाने वाली ट्रेन। अयोध्या सरयू। लखनऊ गोमती। डिब्रूगढ़, अयोध्या तो सबको ही जानते हैं, सरयू नदी श्री राम ने पार किया था। अयोध्या से जब वो वनवास की ओर चले थे तो केवट ने उन्हें पार करवाया था, तो याद रखिएगा। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों को आप लोग यहाँ मार्क कर लीजिए, दोनों क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। जब्बलपुर नर्मदा नदी पर और कुछ भी था, मैंने पढ़ा है। नर्मदा नदी पर क्या था, तो नर्मदा नदी पर बांध था नदी घाटी परियोजना में।
कौन सा बांध था? सरदार सरोवर बांध परियोजना मेरे ख्याल से। देखिए मैंने बस एक बार आपको वहाँ पढ़ा और मुझे ध्यान में है। कोटा चंबल नदी पर, नासिक गोदावरी, संबलपुर महानदी पर, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान का जगह कावेरी नदी, जौनपुर गोमती नदी पर, उज्जैन छिप्रा, लुधियाना सतलज नदी पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर और बैतूल ताप्ती नदी पर। तो ध्यान में भारत के उस क्षेत्रों का ध्यान करते हुए नदी का नाम याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए एक तरफ आपने नदी पढ़ा, एक तरफ आपने मैप को ध्यान में रखा, तो जब दोनों मिलाइएगा तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगी गोरखपुर कौन से नदी के पास होना चाहिए, बरेली कहाँ होना चाहिए, जमशेदपुर कौन सी नदी के पास होना चाहिए, ध्यान में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए पर्वतीय नगर, पर्वतीय नगर को मैंने एक साथ मिला दिया है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर्वतीय नगर हैं? तो गुलबर्ग है, पहलगांव है, श्रीनगर है, 3 गो है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? तो शिमला है, हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिमला है, डलहौसी है, मनाली है, सोलन है, धर्मशाला जहाँ पे मैच होता है, कुल्लू मनाली है, मंडी है। ये कुल्लू और मनाली अलग अलग है, हिमाचल में है सभी। तो शिमला मनाली तो हम लोग जानते हैं, शिमला मनाली जो है हनीमून प्लेसेस हैं। डलहौसी, सोलन, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में, सब पर्वतों पर नगर हैं। कभी कभी आता है कि नगर कौन से इलाके में है, कौन से राज्य में है। उत्तराखंड में लैंसडाउन, मसूरी, मसूरी वही जगह है जहाँ पे आईएएस का जो है क्या है आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, लाल बहादुर शास्त्री जिसको लाब्सना बोलते हैं ना। उसके बाद मुक्तेश्वर, नैनीताल, रानीखेत जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी, भुवाली, अल्मोड़ा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। तमिलनाडु में देखिए ऊटी जहाँ पे राज की शूटिंग हुई थी, कोदई कनाल, कोटागिरी, कुन्नूर, कोटलिम, येरकाड, येरकाड यहाँ से एक एक्सप्रेस भी जाती है। केरल में कौन कौन से हैं? मन्नार और पेरियार, यार वही जो है दोनों एक जैसे हैं। कर्नाटक, केमानगुंडी और नंदी हिल्स कर्नाटक में है। नंदी हिल्स बहुत ही डेंजरस पर्वतीय शहर है, काफ़ी जंगली इलाका है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनावाला, खांडला, पंचगनी, महाबलेश्वर। गुजरात में सपूतारा, सतपुरा मत पढ़िएगा इसे, गुजरात में सपूतारा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, मिटिक और कालिम्पोंग। मेघालय में शिलोंग और सिक्किम गंगटोक। ये 2 मैंने क्यों एक साथ लिखा है? दोनों राजधानियाँ हैं, मेघालय का शिलोंग, सिक्किम का गंगटोक। तो ये सब कुछ पर्वतीय शहर हो गए थे। अब भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल था, ब्रैकेट में लिखा है मैंने। अब देख सकते हैं पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य कौन था? जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है याद रखेंगे आप लोग। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थे? हैं एमपी में 11। जी हाँ, एमपी में कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लेह में है। लेह में कहाँ है? हिमीस में एक जगह है, माफ़ कीजिएगा हिमीस उसका नाम है उद्यान का, लेह में है, 3550 किलोमीटर स्क्वायर में है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य क्षेत्र नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, 3568 किलोमीटर स्क्वायर में। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बताता है? सलीम अली को। इन्होंने बहुत सारे पक्षी अभयारण्य को चलाने में अपना योगदान दिया। 94 वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। छोटे छोटे 94 वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हैं? अंडमान निकोबार में सबसे अधिक हैं। कश्मीरी महामृग कहाँ पाए जाते हैं? डाचीग्राम सेंचुरी में। डाचीगाम मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर जो है ये कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन स्थल, जहाँ कछुआ एकमात्र है, जहाँ पे ऑलिव रिडले, ये कछुआ का प्रकार है। यहाँ देखिए ऑलिव रिडले मैंने लिखा है। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में पाया जाता है। पक्षियों का स्वर्ग घाना नेशनल पार्क को बोलते हैं, जो कि राजस्थान में। काफ़ी पक्षी यहाँ पे आते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पूरे विश्व का कहाँ है? भारत में ही है।
क्या नाम है उसका, कीबुल लामजाओ। कहाँ है ये, विष्णुपुर जगह पे है, जो इम्फाल है। इम्फाल कहाँ की राजधानी है, मणिपुर की। गुजरात में गिर है, गिर जानते होंगे आप लोग, शेर रहते हैं वहाँ, बाघ नहीं रहते हैं। और नल सरोवर। अच्छा, इस सब में जितना गोल 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 घेरा हुआ है, जितना लाल लाल से, लाल रंग का जो है ये बाघ अभयारण्य भी है। ये अभयारण्य तो हैं, इस जो इतना लाल से घिरा हुआ है बाघ अभयारण्य, क्योंकि इसके बाद हम लोग बाघ अभयारण्य जब पढ़ेंगे तो इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसी में डाल दिया है। कर्नाटक में देखिए बांदीपुर, ये दुधवा भी है, मैंने इसे पहले मेरे हाथ में ब्लैक पेन था तो ब्लैक से ही घेर दिया था। दुधवा पीलीभीत ये बाघ अभयारण्य है यूपी का। चंद्रप्रभा नॉर्मल राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में देखिए बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, भी भद्रा में बाघ पाए जाते हैं। असम में मानस और काजीरंगा, काजीरंगा भले ही एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन यहाँ भी बाघ पाए जाते हैं, और मानस में भी। तेलंगाना में कांवला, इसको कवल भी बोलते हैं, यहाँ भी बाघ पाए जाते हैं। राजस्थान घाना, रणथंभौर, कुंभलगढ़, सरिस्का, बांदीपुर। सरिस्का पक्षी के लिए और रणथंभौर भी बहुत अच्छा ये है, यहाँ पे बाघ पाया जाता है। ये सब जो सरिस्का में, बांदीपुर में, रणथंभौर में, सब बाघ अभयारण्य भी हैं ये। महाराष्ट्र में पेंच बाघ अभयारण्य है, उसके अलावा तरंग और बोरीवली है। उड़ीसा में चिल्का झील, ये चिल्का के आसपास का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित है। सिमलीपाल उड़ीसा में ही है, यह एक बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु में देखिए वेदांतगल, इंदिरा गांधी, ये सब नॉर्मल उद्यान है, लेकिन मधुमलई और अन्नामलई यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। केरल में पेरियार और परम्बिकुलम दोनों जगह बाघ पाए जाते हैं। एमपी महाराष्ट्र में कान्हा, किसली, पंचमढ़ी, बांधवगढ़, अभी बांधवगढ़ में बाघ पाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में डच्चीगाम और किश्तवाड़। तो ये देखिए कैसे हमने जो है इनको देख लिया, और इसी में मैंने बाघ को भी जो है प्रदर्शित कर दिया, कौन कौन से बाघ अभयारण्य हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में कुछ चीज़ें। राजस्थान के सबसे पहले, मतलब ये किसने ऐसा निकाला कि बाघों को बचाना चाहिए, बाघ मर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, तो राजस्थान के जोधपुर निवासी थे, जिनका नाम था कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, इनके नेतृत्व में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। किसके नेतृत्व में, कैलाश सांखला, जो कि राजस्थान के जोधपुर के निवासी थे। कब चलाया था, 1973 में। सांखला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा था, इन्हीं की देन है कि टाइगर आज बचे हुए हैं। सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर, हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा पेंच में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और बाघ जो है कितने राज्यों में पाए जाते हैं, कुल 18 राज्यों में। बाघ जो है, बाघ यानी टाइगर कितने राज्यों में, 18 राज्यों में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। रेड डेटा बुक, रेड डेटा मतलब क्या होता है, लाल आंकड़े, अगर आप लोग इसका हिंदी शब्द निकालेंगे तो, यानी ऐसे जीवों का बुक जो कि विलुप्त हो रहे हैं, उनकी लिस्टिंग की जाती है इसमें। सबसे पहले इसकी कल्पना किसने की थी, पीटर स्कॉट ने की थी 1963 में, और प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था 1964 में। रेड डेटा बुक क्या है, प्रश्न आते हैं। तो रेड डेटा बुक जो है वह बुक है जिसमें उन सभी जानवरों की सूची है, उन सभी जीवों की सूची है जो कि विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो रहे हैं और विलुप्तता के कगार पे हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम, अब देखिए भौगोलिक नामों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो लूसेंट से सबको एक बार देख सकते हैं, ध्यान में लगा लीजिएगा तो सब याद रहेगा। जैसे देखिए भारत का, अब ये भारत का सब चीज़ देखिए पढ़ेंगे हम लोग। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। कैसे मैंने एक बार 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 अब भारत का लिखेंगे तो कितना मेहनत लगेगा, तो शॉर्ट में भारत का देखिए प्रवेश द्वार मुंबई, पिट्सबर्ग जमशेदपुर। फिर भारत का यहाँ लिस्टिंग है, मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर, भारत का उद्यान बंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। यहाँ तक भारत का था। अब कुछ नामों को जानते हैं। जैसे देखिए 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं, पंजाब को। पंजाब में नदियाँ बड़ी बहुत ज़्यादा हैं, खेती बहुत अच्छी होती है। ईश्वर का निवास प्रयागराज तो आप लोग जानते हैं। देखिए कुछ ना कुछ कारण आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपको दिमाग में रहे कि कौन से जगह को क्या कहा जाता है। 7 टापू का शहर मुंबई, अंतरिक्ष शहर बंगलुरु। अंतरिक्ष शहर क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। पूर्व का वेनिस कोची, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। डेक्कन वही दक्कन जो बोला जाता है, कई दक्कन की पहाड़ियाँ छोटी बड़ी पुणे में हैं। पहाड़ियों की मल्लिका नेत्रहाट।
एशिया की अंडे की टोकरी, पूरे एशिया में अंडों की जो है सबसे ज़्यादा खपत कहाँ से जाती है, सबसे उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश, इसलिए इसको एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। अब आप लोग कहेगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना, यमुना आप लोग मार दीजिएगा, नहीं, सबसे ज़्यादा साबरमती है, ख़त्म हो चुका है कहानी, इसका नाला जैसा बन गई है। दक्षिण भारत की गंगा, आप देखिए इसमें हमेशा ये होता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी, ये प्रश्न हमेशा आते हैं और हमेशा जो है हमें उलझा देते हैं। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। महलों का शहर कोलकाता को बोला जाता है, क्योंकि कोलकाता ऐसे भी क्या था, तो ब्रिटिशों का जो है यहाँ पे गढ़ था, प्रेसिडेंसी थी, तो कई बार किलेबंदी हुई, इसलिए इसे महलों का शहर कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर काफ़ी अच्छी जगह है। पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को बोला जाता है। वन नगर, काफ़ी जंगल है देहरादून में, तो वन नगर बोला जाता है। तो ऐसे कोई ना कोई कारण आप दर्शाएंगे तो आपको लगभग सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था जिस समय यह बना था, अब 28वां हो गया। क्यों 28वां हो गया? क्योंकि 29 में से जो एक राज्य जम्मू कश्मीर था उसको तोड़ के 2 को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो तेलंगाना 29वां राज्य। गठन 2 जून 2014 को हुआ था, राजधानी इसकी हैदराबाद। अभी इसमें जिलों की संख्या 31 है, लोकसभा सीट की संख्या 17 और राज्यसभा सीट की संख्या 7 है। विधानसभा 119 और विधान परिषद 40। अब जानते हैं भारतीय जनजातियों के बारे में। तो भारतीय जनजातियों, देखिए अनुच्छेद 366 में इसको परिभाषित किया गया। तो प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों को परिभाषित किया गया है? तो 366। लेकिन 342 में इन्हें मान्यता मिली है कि भारत में कोई जनजाति भी हैं। कुछ जगहों के नाम जानते हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ, जैसे गुजरात। गुजरात में देखिए भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, पटेल बोलते हैं ना, पटेल गुजरात में मिलते हैं तो पटेलिया। हिमाचल, गड्डी और लाहौरी हिमाचल। जम्मू कश्मीर में गद्दी और चंपा। ये गड्डी और गद्दी में फ़र्क देखिएगा, ड हिमाचल और द जम्मू कश्मीर। केरल में कादर, उड़ाली, मोपला और पनियान। ये सब अगर आप ऐसे लिखिएगा ध्यान में, बस दो तीन बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। दिक्कत यहाँ यहीं पे है। बाकी सब पे मैं एक एक क्लास सब पे लाऊंगा और अच्छा तरीका मैप वगैरह से बोर्ड पे आपको बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये लिखने का और ये था कि बस हमें दिमाग में रहे। मध्य प्रदेश, एमपी में देखिए पाए जाते हैं भील और लंबाडी, बंजारा, गोंड, वैगा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। महाराष्ट्र में देखिए, मैंने सबको नहीं शामिल किया है, महत्वपूर्ण जनजातियों को शामिल किया है। उसमें भी ये देखिए बंजारा, चितपावन और गोंड, ये महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए। मेघालय में गारो, खासी, मेघालय में जयंतिया तथा मिकिर। अभी जयंतिया तक इम्पोर्टेंट है, मिकिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उड़ीसा, देखिए जिसका कुछ ना कुछ इतिहास हो, जिसने कुछ किया हो, उन्हीं का नाम हम लोग यहाँ नॉर्मली जानेंगे। मेघालय में गारो, खासी मेघालय में भी है, जयंतिया। अब उड़ीसा में जुआंग है। संथाल, हो, कोल, गोंड, ये लोग जो थे उड़ीसा में भी थे और झारखंड में भी थे, है ना, उस समय सब एक था। राजस्थान में मीणा, खासी, गरसिया, भील। कभी प्रश्न में अगर आपको बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब ऑप्शन दे दे, आपसे पूछा संथाल कहाँ थे, तो केवल झारखंड मत मारिए, उस समय के हिसाब से ये तीनों में थे। सिक्किम में लेप्चा और लिम्बू। तमिलनाडु में तोडकोडा। उत्तराखंड में थारू, कोय, मारा, नीति, मोड़िया, ये सब देखिए सारे जो है छोटे छोटे वर्ड हैं इसमें। पश्चिम बंगाल में भूमिज, संथाल और लेप्चा। असम में राभा, चिमारा और बोडो, ये बोडो इम्पोर्टेंट है, असम में बहुत तंग किया था इसने भारतीय सेना को। आंध्र प्रदेश कोठस, सवारा, गढ़वा, गोंड। झारखंड में इम्पोर्टेंट है, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दें तो जरूर याद रखिए संथाल, इनका इतिहास भी याद रखिए। मुंडा, हो, ओरांव, कोरबा, असुर, भुइयाँ, ये सब जो है भुइयाँ बाबा का पूजा होता है ना, तो ये लोग भुइयाँ लोग ज़्यादा करते हैं झारखंड में। लक्षद्वीप में एकमात्र पाया जाता है वो है वासी। खैर, ये जनजातियाँ जो हैं इनको अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप मैप के माध्यम से भी अगर तीर बना के एक बार बना दें तो लगभग आपको याद हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप एक बार करके ज़रूर देखिए घर पे। मैंने कहा ना कि 50 को कम से कम मैप का जो है, ब्लैंक मैप का ये जिरक्स निकलवा लीजिए, उस पर काम कीजिए, बहुत मज़ा आएगा।
भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है टोटल? 550। 550 हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बस संख्या जानना है। सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा जनजाति है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ है? देखिए मैंने बोला ना, संख्या अलग बात है, प्रतिशत अलग बात है। जैसे मेरे यहाँ, मान लीजिए मेरे मोहल्ले में लोगों की संख्या 100 है और 100 गो लोग में जो है 20 आदमी जो है वह क्या है? पुरुष हैं। मान लीजिए एक अनुमान के मुताबिक, यानी 20% पुरुष हो गए। अच्छा, कहीं पे जनसंख्या 500 है, कहीं दूसरे मोहल्ले की जनसंख्या 500 है, उसमें जो है उसमें भी जो है 50 लोग क्या है? 50 लोग जो हैं वह पुरुष हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि 100 में 20 तो 20% हो गया, लेकिन 500 में 50 केवल 10% हुआ। तो ऐसे ही प्रतिशत जुड़ा आता है, माने ज़्यादा संख्या, कम लोगों में ज़्यादा संख्या किसकी है? तो मिजोरम में है। 89वां संशोधन 2003 के अनुसार अनुच्छेद 338 क निकाला गया, जिसमें क्या किया गया? जिसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89वां संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 के तहत जो है अनुच्छेद 338 क के तहत जो है हुआ था। पहले अध्यक्ष थे यूएस ढेबर। यूएस ढेबर इनका नाम था, अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष। आदिवासियों का मसीहा किसे कहाता है? ठक्कर बापा को। आदिवासियों का मसीहा किसको कहाता है? ठक्कर बापा को। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति किसको कही जाती है? गोंड को। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। थारू जनजाति दिवाली के दिन शोक मनाती हैं। दिवाली को किसके रूप में मनाती हैं? शोक के मनाती है। ये प्रश्न आते रहते हैं कि कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो है थारू। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था जहाँ उनको शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहता है? युवा वर्ग का है, युवा गृह कहा जाता है। क्या कहता है? युवा गृह। भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह निग्रो था, सबसे पहले भारत आया था। आदिवासियों का मुख्य पर्व जो है सरहुल है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया में मनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोन्याक जनजाति का नाम याद रखिए। कोन्याक क्या है? कोन्याक जनजाति जो है भारत के साथ म्यांमार की नागरिकता, यानी 2 देशों की नागरिकता इनको प्राप्त है। और सबसे बड़ी चीज़, इनको हेड हंटर बोला जाता है। ये ह है, इसको ड नहीं पढ़ेंगे आप लोग। ये ह है, इसको हेड हंटर। हेड मतलब होता है सर, हंटर मतलब होता है शिकार करना। ये लोग क्या करते हैं? गर्दन ही काट लेते हैं और गर्दन काट के खुशी मनाते हैं, यादगार पल मनाते हैं, टैटू लगाते हैं अपने शरीर पे कि मैंने 1 गर्दन काटा है, मैंने 5 गर्दन काटा है। हालांकि कम हो गया है, इन लोगों में शिक्षा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इनकी प्रथा है। किसकी? कोन्याक जनजाति, जो हेड हंटर जनजाति के नाम से जानी जाती है और इनको 2 देशों की नागरिकता प्राप्त है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। जब मैं अलग से क्लास करूंगा तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा और आपको बहुत अच्छा, इससे भी अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। ये लूसेंट का पार्ट है, इसलिए हमें पहले एक बार में लूसेंट वो एटलीस्ट टच करना है और सभी चीज़ें को एक बार पढ़ लेना है। रिवाइज में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डे 14 में जल्द लेके आऊँगा। आप लोग तब तक जो है तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को विराम ना दें और सफल होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, एक बार लूसेंट में भी ज़रूर पढ़ लीजिए। एक बार लूसेंट में भी उसको ज़रूर, लूसेंट को साथ लेके बैठिए और तब लिखिए, तब पढ़िए, तब मज़ा आएगा, तब साथ साथ रिवाइज भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग इतने देखते हैं लेकिन कोई भी बंधु लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।